सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। और ये द्विपक्षीय बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है? दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक को बेहद जरूरी माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा होगी। जी हाँ, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। तो 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इसलिए दुनिया की नजर इस बैठक पर बनी हुई है। आपको याद होगा कि भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर जिस तरह की भूमिका निभाई है वो अपने आप में बेहद अहम है। भारत कभी भी युद्ध के प्रति अपनी लगातार नकारात्मक छवि को जो बरकरार रखा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए अब वो मकाम आया है जब 200 दिनों से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो रही है। साथ ही ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों में आप समझिए कि भारत के नेतृत्व में कैसे जो दुनिया में भूमिका है भारत की वो बढ़ती नजर आई है, जिसमें दिसंबर 2021 दिल्ली की तस्वीर है, S-400 डील पर समझौता हुआ है। नवंबर 2019 की तस्वीर है, ब्राजील ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। साथ ही जून 2019 जापान की तस्वीर है, जून 2019 की भी SCO सम्मेलन की तस्वीरें हैं। और अब देखिए पेंडेमिक के बाद किस तरह से वो मौका आया जब SCO के देश एक बार फिर से एक साथ हैं, वो आज मौका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री का वो संदेश भी सामने आया जो एक देश के नेतृत्वकर्ता के तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, दुनिया के नेतृत्वकर्ता के तौर पर बहुत जरूरी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया। उन्होंने कहा यूक्रेन संकट से कई बाधाएं आई हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आई है। SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने SCO के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन किया। देखिए, महामारी और यूक्रेन संकट से सप्लाई चेन में बाधा आई है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी बात में रखते हुए आगे बढ़ाया। इधर बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर इसलिए दिया कि अगर संकट होगा और अगर मैन्युफैक्चरिंग देश अगर बन पाएंगे तो ऐसे में चुनौतियों से सामना करना आसान होगा। और देखिए, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने आज इस मंच पर रखी हैं और इससे ये भी कहा इसमें कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई है ये एक सकारात्मक पहलू है। SCO के जो देश है वो पूरी दुनिया में उन्होंने एक प्रतिशत के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे पूरे विश्व में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे में ये 3 तस्वीरें इस SCO समिट को बयां करती हैं जिसमें SCO नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। SCO की बैठक में उनकी मौजूदगी एक सशक्त नेतृत्व को दर्शाती है और साथ ही प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ वो बताता है कि एक देश के नेतृत्व के तौर पर जो चिंताएं हैं वो तो है ही, दुनिया में आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां होंगी वो भी जिक्र था उनकी बात में। और देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इसी दौरान पीएम ने विश्व को भारत की जरूरत के बारे में बताया कि कैसे हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। जगह उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद, मौका SCO समिट का और उस मौके पर जब संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी तो हर कोई भारत की आवाज को बेसब्री से सुनना चाहता था। इस मौके पर पीएम मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे लगातार भारत न सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि वैश्विक तौर पर हर क्षेत्र में हर देश को संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर है। चाहे वो महामारी का दौर हो या फिर युद्ध के दौरान पैदा हुई दिक्कतें हो, हमेशा भारत मदद के लिए आगे खड़ा रहा। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए
प्रयत्न करने चाहिए। पीएम मोदी के संबोधन पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ये समिट ऐसे वक्त पर हो रही है जब चीन ताइवान के बीच तनाव चल रहा, तो वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा। एससीओ का सदस्य रूस है, तो वहीं अमेरिका भी भारत का दोस्त है, और ताजा हालात में दोनों ही देश मोदी के संबोधन को सुनने को बेताब थे। पश्चिमी देशों के चिंतक नेटो का काउंटर मान रहे हैं। जैसे जैसे एससीओ आगे बढ़ रहा है, उनकी चिंता बढ़ रही है। पश्चिमी देश इसे सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब मानते हैं। जी और एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान है, जो नेटो का हिस्सा नहीं है। भारत, रूस और चीन को आर्थिक साथ ही साथ सैन्य महाशक्ति माना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं। और देखिए, आपको ये भी बताएं कि पश्चिमी देश एससीओ देशों की एकजुटता को भी नेटो के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए भी एससीओ को नेटो का जवाब मान रहे हैं। और देखिए, समरकंद से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हालांकि जैसा जानकारियां आ रही थी, ये द्विपक्षीय बैठक पहले से तय नहीं थी, बावजूद इसके ये बैठक हुई है। और ऐसे में ये मुलाकात के बाद जो अहम मुलाकातें और हैं, उसका सिलसिला एक तरह से हम देखें तो शुरू हो गया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं रूस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं ईरान की। और देश में चीता रिटर्न्स पर अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। 8 चीतों की पहली झलक सामने आ गई है। स्पेशल विमान में जिन पिंजरों में रखकर 8 चीतों को लाया जाएगा, उनमें कहा जा रहा है कि पिंजरों को आखिरी बार चेक किया जा चुका है। और इन्हीं पिंजरों के जरिए 8 चीते विमान में सवार होंगे और फिर नामीबिया से इंडिया तक का वो सफर पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखेंगे, जिसमें आप देखिए कि कल ग्वालियर विमान ये पहुंचेगा। 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है। सत्रह सितंबर यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा, जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई हैं। कई लोग चीते और तेंदुओं को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। पहली नजर में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच आकार और व्यवहार में आसमान जमीन का अंतर होता है।
सबसे बड़ा अंतर जो है वो आपको बताते हैं। दरअसल जो जानकारियां हैं चीते और तेंदुए को लेकर वो क्या है ये समझिए। चीते के सिर का आकार छोटा होता है और उसके मुकाबले तेंदुए का सिर बड़ा होता है। चीते के शरीर पर गोल बिंदी जैसे काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए के शरीर पर फूल की पंखुड़ियों जैसे काले धब्बे होते हैं। चीते के चेहरे पर बहते आंसू जैसा काला निशान होता है, जबकि तेंदुए के चेहरे पर कोई निशान नहीं होता। चीता घास के खुले मैदान में रहना पसंद करता है, जबकि तेंदुआ घनी झाड़ी और पेड़ वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। चीतों को पेड़ों पर चढ़ने में दिक्कत होती है, जबकि तेंदुए पेड़ों पर ज्यादा समय बिताते हैं और ये आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक नर चीते का औसत वजन 54 किलो होता है, जबकि एक नर तेंदुए का वजन 60 से 70 किलो होता है। मतलब आकार और वजन दोनों ही अलग अलग होता है, दोनों का स्वभाव भी अलग होता है। चीता झुंड में रहना पसंद करते हैं, जबकि तेंदुआ अकेले रहना पसंद करता है। शिकार के लिए चीते के दांत काफी छोटे होते हैं, जबड़ा भी छोटा होता है, जबकि तेंदुए के दांत और जबड़े दोनों ही बड़े होते हैं, इसीलिए ये शिकार की हड्डी तक चबा जाते हैं। साथ ही कुछ और जानकारियां जो बहुत जरूरी हैं वो क्या हैं? दरअसल चीते के पैर लंबे होते हैं, जबकि चीते के मुकाबले तेंदुए के पैर छोटे होते हैं। इसके अलावा चीते 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि तेंदुआ 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा दौड़ सकते हैं। तो चीतों की रखवाली के लिए कूनो नेशनल पार्क में चंबल के पूर्व दस्तियों की नियुक्ति हुई है। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंबल के डाकू का चीता कनेक्शन। बीहड़ के पूर्व दस्यु चीते के दोस्त। जिन डाकुओं से कभी चंबल के बीहड़ कांप उठते थे, जिन दस्युओं की दस्तक से चंबल में दूर दूर तक सन्नाटा पसर जाता था, वो दस्यु एक बार फिर से चर्चा में है। और ये चर्चा हो रही है नामीबिया से आने वाले 8 चीतों की वजह से। इस जंबो जेट से सफर के बाद जब नामीबिया से आए 8 चीते मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, तो एक खास दूरी बनाकर उनकी देखभाल करेंगे सम्राट रमेश सिंह सेकरवार। रमेश सिंह सेकरवार चंबल के पूर्व दस्यु हैं। 70 के दशक में सेकरवार चंबल में दहशत का दूसरा नाम थे। सेकरवार पर डकैती के 250 केस दर्ज हुए थे। 1984 में सेकरवार ने दस्यु का काम छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद ये समाज सेवा के काम में जुट गए और अब इन्हें चीता मित्र नियुक्त किया गया है। दस्युओं के तौर पर आत्मसमर्पण के बाद भी इलाके में सेकरवार का रुतबा कायम है। 71 साल के सेकरवार की पहचान 175 गांव में एक खास मुखिया के तौर पर होती है और अब ये हाथ में बंदूक और राइफल लेकर चंबल घाटी में चीता मित्र बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चीते का शिकार नहीं होने देने का संकल्प लिया है और चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आप डरो नहीं, अब सीधा छूट के आ जाएगा सेंचुरी से, तो हम खबर दो, हम उसको पकड़वा के पहुंचवा देंगे। अच्छा। श्योपुर के जिस कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को बसाया जाएगा, वहां आसपास रहने वाले लोग चीतों से डरकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए सरकार ने 450 से ज्यादा चीता मित्र नियुक्त किए हैं। कुल 90 गांव से 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है और उन्हीं चीता मित्रों में से एक हैं रमेश सिंह सेकरवार। वैसे चीता मित्र सीधे चीतों के संपर्क में नहीं आएंगे, उनका काम आसपास के गांव के लोगों को चीतों के प्रति जागरूक करने का होगा। और आइए अब आपको उन 8 खास मेहमानों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तैयारियां दिखाते हैं, क्या क्या तैयारियां वहां पर हो रही हैं। जी हाँ, जिन मेहमानों का इंतजार पूरा देश कर रहा है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उनको भारत लाया जाएगा। यही वो 8 खास मेहमान हैं जिन्हें चीता कंजर्वेशन फंड नामीबिया की मदद से भारत लाया जा रहा है। इन 8 मेहमानों में 5 मादा चीता और बाकी 3 नर चीता हैं। इनमें से पहली मादा चीता की उम्र 2 साल, दूसरी मादा चीता की उम्र 3 से 4 साल
तीसरी मादा चीता की उम्र 2.5 साल, चौथी मादा चीता की उम्र 5 साल, पांचवी मादा चीता की उम्र भी 5 साल है। पहले नर चीता की उम्र 5.5 साल, दूसरे नर चीता की उम्र भी 5.5 साल, तीसरे नर चीता की उम्र 4.5 साल है। ये अफ्रीकी देश नामीबिया के CCF यानी चीता कंजर्वेशन फंड के उस चीता रिजर्व की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां भारत आ रहे इन खास मेहमानों को रखा गया। नामीबिया के चीता फॉरेस्ट रिजर्व में आराम फरमाते, टहलते और खेलते कूदते ये तमाम चीता अब आपको भारत के कूनो नेशनल पार्क में इसी तरह नजर आने वाले हैं। भारत लाने से पहले इन सभी को क्वारंटीन में रखने के साथ साथ इनकी वैक्सीनेशन भी की गई है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क में इन सभी चीतों पर नजर रखने के लिए इनके गले पर सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं। The first site where we're planning to take the cheetah is Kuno National Park, and Kuno was prepared for the last 20 years for the reintroduction of the Asiatic lion. And the lions have not yet come to Kuno. The reasons are myriad and many, but it's also an ideal habitat for the cheetah as well. और ये उस भारतीय टीम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो प्रोजेक्ट चीता के तहत इन खास मेहमानों को 70 साल बाद भारत वापस लाने के लिए नामीबिया गए। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने के दौरान हर वो एहतियात बरता गया जिसकी जरूरत है। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और उसके लिए एक टीम बनाई गई है जो नामीबिया से लेकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क तक इन चीतों को पहुंचाने का काम करेगी। और ये विशेष विमान से कहा जा रहा है कि खास तौर पर देश में इन खास मेहमानों को लेकर आया जा रहा है। दरअसल प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है और इस परियोजना के तहत चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। इस पूरे मिशन के लिए भारत और नामीबिया सरकार की ओर से एक एक्सपर्ट टीम गठित की गई। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों के पहुंचने के बाद भारत दुनिया का वो इकलौता देश बन जाएगा जहां बिग कैट फैमिली की 4 प्रजातियां यानी शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता होंगे। We don't have tigers in that landscape, but it is connected to Ranthambore, which is a very good tiger reserve. So there's the potential of tigers dispersing into Kuno area, very much there. So it would be probably the only place in the world where we have tigers, lions, cheetahs and leopards coexist. 4 large cats, 4 large carnivores in the same area. It would be unique. It would be a fantastic opportunity to study interactions between these carnivores and see how they manage to survive together. ये उस खास विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस विमान को 70 साल बाद भारत आ रहे इन मेहमानों के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इस विमान पर चीता पेंट किया गया है। ये उस बोइंग 747 का एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसके जरिए 70 साल बाद चीता भारत की सरजमी पहुंचेगा। इस विमान में चीतों को रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए सबसे पहले तो विमान की इकोनॉमी क्लास की सभी सीटें हटाकर वहां चीतों के पिंजरे रखने की जगह बनाई गई है। इसके साथ साथ इस विशेष विमान में चीतों की देखभाल करने के लिए 2 डॉक्टर और एक्सपर्ट होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये विशेष विमान नामीबिया से हिंदुस्तान तक बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करेगा। यात्रा के दौरान चीतों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि चीतों की तबीयत ना बिगड़े। अब बस पूरा देश उस पल का इंतजार कर रहा है जब ये विशेष विमान देश के खास मेहमानों को लेकर वापस पहुंचेगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है।
वहां खेत में बाघ घुसने से हड़कंप मच गया है और बताया गया है कि बाघ दूर से किसी के जंगल के जरिए यहां पर पहुंचा है। तो खेतों में बाघ दिखने की वजह से इलाके के लोग खौफ में आ गए हैं, दहशत में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बाघ को देखकर किसान दहशत में आ गए, जिसके बाद किसान खेत में काम करने से भी डरने लगे। तो वहीं गांव के लोगों पर भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बाघ उन पर कभी भी हमला कर सकता था। ऐसे में पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। इस बीच कुछ लोगों ने बाघ का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वहीं वन विभाग को बाघ के पैरों के निशान भी दिखे। और इधर आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश के कहर से परेशान है। जी आपको बता दें कि महज 12 घंटे की बारिश के बाद राजधानी लखनऊ की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं, जिसकी वजह से न केवल लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बल्कि सड़क हादसे का भी डर बना हुआ है। तो लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश में इस कदर के हालात हो गए, घरों के अंदर पानी घुस गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और इस बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तस्वीरें आई हैं जो हैरान कर देती हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद हालात बद से बदतर दिखाई दिए। और आसमानी आफत एक बार फिर संकट बनकर लोगों के सामने खड़ी हो गई है। कहीं सड़कें पानी में डूब गईं, तो कहीं लोग अपने घरों में कैद हो गए। भारी बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की मुसीबतों को दुगना कर दिया। सड़क से लेकर घर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि मानो कभी यहाँ सड़क थी ही नहीं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से बारिश हुई है, उस बारिश के बाद किस तरीके से लोग परेशान हैं। एक गाड़ी बीच सड़क पर आप देख सकते हैं कि जलभराव की वजह से वो खराब हो गई है। और मैडम, कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना है हजरतगंज इंडिया। कितनी परेशानी हो रही है इस जलभराव की वजह से? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये तो ऑफिस जा रही है सुबह? ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, जाम भी लगा हुआ है? हाँ, जाम भी लगा हुआ है और अभी जाम भी लगेगा आगे चल के। दूसरी तरफ आप ये देखिए, इस वाटर लॉगिंग की वजह से जैम की स्थिति आगे की तरफ बनी हुई है। आगे सिविल अस्पताल है और यहाँ पर देखिए काफी जलभराव है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आसमान से बरसती आफत से जिंदगी बेहाल दिखाई दी। यहाँ भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लगा शहर समंदर बन गया। पानी में गाड़ियां आधी डूबी दिखाई दी। काम पर जाने वाले लोगों को पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। लखनऊ की कमिश्नर ने जल भराव वाले इलाके में पहुंचकर खुद हालात का जायजा लिया। और देखिए, भारी बारिश की वजह से लखनऊ के दिलकुशा में एक हादसा हो गया। यहाँ दीवार गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है और जिस तरह से आप देखिए बारिश हो रही है और ये हादसे की तस्वीरें बताती हैं कि कितनी जर्जर इमारतों की वजह से लोगों की जान जोखिम में चली जाती है और नतीजा ये कि 9 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार होने वाले सभी मजदूर दीवार के पास ही अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार ढह गई, जिसके नीचे दबकर 2 बच्चे, 3 महिलाएं समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के दिलकुशा में बीती रात 3 बजे के आसपास एक दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 9 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पे मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये दीवार की तस्वीरें हैं। यही दीवार टूटकर गिर गई, जिसमें 9 लोग दबकर मर गए, जिसमें से 2 बच्चे, 3 महिलाएं समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर बचाव कार्य में जुट गया और मलबे के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीएम और डीसीपी लेवल के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे दीवार गिरने के मामले में संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं दुर्घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर हमने आपको बताई। और देखिए, इस भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है और इस परेशानी बढ़ने के बीच जो जानकारियां आ रही हैं वो चिंता में डालती है, क्योंकि लखनऊ में भारी बारिश के बाद
इमारत का जो एक हिस्सा है वो गिरा और इस वजह से 9 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, ये हादसा सुबह के करीब 3 बजे हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। और इसके साथ ही यूपी के उन्नाव में भी तेज बारिश की वजह से 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है और कहा जा रहा है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जी हाँ, यहाँ अंडरपास के पास पानी भरने के बाद एक आदमी की मौत हो गई, जबकि भारी बारिश के बीच रायबरेली से मकान गिरने की खबर आई। तो अलग अलग जगहों पर ये हादसे हुए हैं और एक हादसे में मलबे में एक 2.5 साल के बच्चे की दबकर मौत हो गई है। इधर गोपालगंज से भी खबर आई, जहां दीवार गिरने से 3 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आसमान से बरसती आफत से जिंदगी बेहाल है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़कें दरिया बन गई तो कहीं घर पानी में डूब गया। भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सब पानी पानी हो गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। सैलाब के बीच ही लोग आवाजाही करते हुए नजर आए, जिसमें गाड़ियां आधी डूब गई। वहीं सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सड़क के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी भारी बारिश आफत बन गई। गलियों और लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। बाजारों में जल भराव की वजह से लोगों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी। तो वहीं सड़क पर नाले की सफाई न होने से परेशान लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां भारी बारिश मुसीबत बन गई है। जी आपको बता दें कि मुसीबत ऐसे बनी कि यमुनोत्री हाईवे को फिर से बंद करना पड़ा। भारी बारिश से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरने से रास्ता बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह ओजरी डाबरकोट में बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। करीब 3 घंटे तक सड़क से मलबा हटाने का काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा साफ करने के लिए प्रशासन की तरफ से मशीनें लगाई गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यमुनोत्री हाईवे के साथ गांव के मोटर मार्गों पर जमीन खिसकने का खतरा बढ़ गया, जिससे यमुनोत्री हाईवे और दूसरे रास्ते पर भी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और देखिए अब खबर चीन के शानडोंग से है, जहां बारिश की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश की वजह से जानकारियां जो मिल रही हैं वो भी आप तक पहुंचा दें। दरअसल सितंबर में मानसून का सितम जारी है, चीन में बाढ़ का कहर हुआ है। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है और इसी दौरान लोग संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन भी बारिश की मार झेल रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से चीन में कहर बरप रहा है और इसकी तस्वीरें सामने आई है शानडोंग में, जहां पर आफत की बारिश हुई है। कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसमें कारें आदि डूबी हुई नजर आ रही थी। उनके टायर बिल्कुल डूब गए थे, वहीं कार भी डूबकर जाती दिखाई दी। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दी। वहीं समंदर की लहरें कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी, जिससे लोगों में खौफ दिखा। चीन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित हो गया था। कहीं कहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा दिखाई दिया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। बारिश के इस वीडियो ने चीन के दावों की पोल खोल दी। गुजरात के वापी में GIDC इलाके से यह खबर है, जानकारी मिल रही है कि केमिकल कंपनी में कुछ इस तरह की घटना सामने आई है कि वहां आग लग गई है, लेकिन गनीमत रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केमिकल कंपनी में आग लगने की खबर और तस्वीरें आपके सामने। आग कितनी भयावह है, गुजरात के वापी से ये तस्वीर सामने आई। तो हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है वापी से, गुजरात के वापी से ये तस्वीरें, जिन्हें देखकर लोग दहशत में हैं, जिसमें आग की भयंकर लपटें और काला धुआं उठता साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि हादसे के वक्त कंपनी में कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते केमिकल कंपनी का एक हिस्सा पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। तेज आग की लपटों के बीच उठने वाला काला धुआं धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गया। आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। भयंकर आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद 6 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि पानी की बौछार करने के बाद भी आग भड़कती ही जा रही थी। लिहाजा कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग की लपटों पर काबू पाया जा सका। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 16.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।